नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमने एक या दो वीडियोस बना लिए हैं ऑलरेडी। आप उन वीडियो को जरूर देखें। और आज हम थोड़ा सा आगे शुरुआत करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। आज हम शुरुआत करेंगे। ये बुक आप सबके पास होगी, अगर नहीं तो इस बुक को जरूर आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। और स्टार्टिंग से वीडियो के साथ चलने के लिए आप पहली वीडियो से शुरुआत करें, ठीक है दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग से। हमने यहाँ पर हमने क्या कर लिया, तब तक हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कर लिया है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग तक हमने कर लिया है। अब हम यहाँ से करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। पहला, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। पहला पॉइंट है मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप हम कोई भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं उसके रिकॉर्ड्स बनाकर रखूं, ठीक है। एक छोटे से छोटे बिजनेस वाला, एक बड़े से बड़े बिजनेस वाला, ठीक है, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आप रिकॉर्ड्स करके रखते हो। वो ट्रांजेक्शन्स, वो रिकॉर्ड्स जिनमें आप लेन देन करते हो। आपने कोई चीज सेल की तो आप उनके रिकॉर्ड बनाकर रखते हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है अकाउंटिंग का, कि चलो रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही है उनको रिकॉर्ड करना। छोटे से बिजनेस का भी एग्जांपल लोगे, अगर आप किराना स्टोर की बात करते हो, ठीक है, जो आपकी परचून की दुकानें होती है, ठीक है, मार्केट में जो आपकी दुकानें होती है आसपास, वो दुकान वाले भी क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड बना के रखते हैं, अपनी एक बुक बना के रखते हैं। उस बुक में जो भी डेली उनकी ट्रांजेक्शन होती है उनको वो रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बिजनेस वाला अपने तरीके से उन चीजों को रिकॉर्ड जरूर करता है, ठीक है। खाते बना के जरूर रखता है। जो लोग उधार ले रहे हैं, मान लो कि राम एक पर्सन है, वो राम के नाम से अपने पेज पर एक नाम लिख देता है और महीने का उसका खाता बनाते रहता है, ठीक है। बनाते रहते हैं उसके महीने का, और लास्ट में जब मंथ का एंड आता है टोटल बताकर कि आपका इतना हो गया, ठीक है, इतना आपका पूरे मंथ का, इतने में आपने खरीदा है माल, इतने रुपए का खरीदा है। तो हर बिजनेस में, वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में क्या होता है, हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है और जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है बट वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, आपने गुड्स सोल्ड किए, ठीक है। पहली चीज, आपने गुड्स सोल्ड किए और आपने कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज। आपने गुड्स सोल्ड करे 1 लाख रुपए के, आपने कंप्यूटर खरीदा 35,000 रुपए का, ये 60,000 रुपए का मान लेते हैं, 60,000 का आपने कंप्यूटर खरीदा। ये दोनों ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, 1 लाख रुपए और 60,000 रुपए। बट ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए हमने खरीदा है, ना कि बिजनेस के लिए खरीदा है। ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि इस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमेशा हम याद रखेंगे कि ट्रांजेक्शन कौन सी होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर भी हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड वाले ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि नॉन बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इसके अंदर, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस and events of the organization in the books of accounts in a systematic manner following the principles of accountancy। जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो हमारे रूल्स है, उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे और अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपनी अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है अकाउंट्स, मतलब खातों में उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो और आप क्या चाहते हो कि, और आप क्या चाहोगे कि बिजनेस हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये तो चाहोगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस से, ठीक है। अकाउंटिंग हम कर क्यों रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर क्यों रहे हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमारा प्रॉफिट कितना होता है, हमारा
हमारी पोजीशंस क्या रहती है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कि जिसमें आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, आप अपने एक्सपेंसेस सारे रिकॉर्ड करोगे, आपकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और जितनी भी इनकम्स होंगी आप रिकॉर्ड करोगे। फाइनली एक क्या कहते हैं, एक रिजल्ट आएगा, या तो वो आपका लॉस होगा या वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। या तो आपके खर्चे ज्यादा होंगे, ठीक है, तो आप या तो आपके खर्चे ज्यादा होंगे, या तो आपका लॉस होगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा। दो चीजें निकल कर आएंगी। तो हम और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस बताना, कैलकुलेट करना कि ये जो बिजनेस है इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। Another objective of accounting is to determine whether during the accounting period the firm has earned profit or has incurred loss. During the accounting period, अब ये accounting period, ठीक है, आप एक पीरियड रहेगा आपका, ठीक है, एक बिजनेस का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन की लाइफ होती है, हमें नहीं पता कि हम कब तक जिएंगे और कब तक हमारी लाइफ चलेगी, बट हमने अपने जीवन को एक टुकड़े में बांट रखा है कि 1 जनवरी से लेके 31 तक दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, और 1 जैन से लेके ये 1 साल माना जाता है। अगर 1 साल हो गया तो हम 1 साल के हो जाते हैं। तो हमने अपने जीवन को भी टुकड़ों में बांट रखा है कि हम 1 साल के हो गए जब हम क्या कहते हैं इतने टाइम पीरियड में, मतलब जब भी हम पैदा हुए उस टाइम पीरियड से एक टाइम पीरियड तक जितना भी हमारा एक जन्मदिन आया वहां से लेके हम क्या करते हैं अपने 1 साल के हो जाते हैं। तो हर साल हमने अपने टुकड़े को इसी तरीके से बांट रखा है, 1 साल के हो गए, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के टुकड़े में। और वैसे हमने ईयर को किस तरीके से बांट रखा है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ऐसे ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमें नहीं पता ये बिजनेस कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस के टाइम पीरियड को भी टुकड़े में बांट देते हैं कि इतने टाइम पीरियड की हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 मंथ का होता है, ठीक है, सॉरी 12 मंथ्स का होता है, जनरली 12 मंथ्स का मिलेगा, ठीक है। ये 12 मंथ आपके फर्स्ट जैन टू 31 दिसंबर, ये 12 महीने हो सकते हैं। या जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो भारतीय सभ्यता का फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये 12 महीने हो सकते हैं। और कोई से भी 12 महीने हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का होता है। 12 महीने से कम भी हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। 12 महीने ये वाले भी हो सकते हैं, इसे हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं, इसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो 12 महीने ये वाले भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं, और कोई से भी 12 महीने हो सकता है। 12 महीने से कम भी हो सकता है और 12 महीने से ज्यादा का भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को, ये हमारा मान लो कोई सा भी अकाउंटिंग पीरियड है, इन बीच में हमारी काफी सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके लास्ट में, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, ठीक है, कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ठीक है। हम हर दिन अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे, हर दिन हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, हम उसे अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, हर दिन हम एनालाइज करेंगे। और लास्ट में जाके हम अकाउंट्स बनाएंगे, खाते बनाएंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे लास्ट में जाकर, ताकि हम ये एनालाइज कर सके कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारे पास अब कितनी एसेट्स बची हुई है, कैश हमारे पास कितना बचा हुआ है, लास्ट में हम ये आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो, आप अपने एग्जाम्पल लो, आप फर्स्ट क्लास में थे, ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ, ठीक है, पहली क्लास आपकी स्टार्ट हुई, वो आपकी 1 साल की थी, 1 साल का ड्यूरेशन रखा गया उस क्लास का, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर सेकंड में तो 1 साल का ड्यूरेशन रखा गया, 1 साल का ड्यूरेशन रखा। आप नेक्स्ट ईयर में, आपको कैसे पता लगा कि आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, जब आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होकर आपका पेपर हुए, पेपर में आप पास हुए या फेल हुए, यहां से डिसाइड किया कि आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जैसे आपका एग्जामिनेशन हुआ,
जैसे आपका रिजल्ट आया, आपकी परफॉर्मेंस देखी गई आपके रिजल्ट से, उसी तरीके से बिजनेस में भी हम बिजनेस की परफॉर्मेंस देखते हैं। उसके लिए जो रिजल्ट का काम करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है। और हमारे पास कितनी एसेट्स बची हुई है, वो बिजनेस वो बैलेंस शीट बताते हैं कि हमारे पास किस किस चीज का कितना बैलेंस बचा हुआ है। अगर हमारे पास मशीन बची है तो उसका बैलेंस कितना है, कैश है तो उसका बैलेंस कितना है हमारे पास, किसी से उधार ले रखा है उसको देना है तो उसका कितना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। तो ये बैलेंस शीट बताती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कैश का हमारा आना जाना कैसा है, हमारे बिजनेस में कैश कहाँ से आता है, हमारे बिजनेस में कैश कहाँ जाता है, किस चीज पे हमारा कैश का खर्चा ज्यादा है, किस चीज से हमें कैश ज्यादा आता है, और लास्ट में हमारे पास कैश कितना बचा है, बचा नहीं है तो कितना नहीं बचा, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लास्ट में हम ये फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं लास्ट में। ठीक है, वो लास्ट में जब ये सारी ट्रांजेक्शन पूरे साल की हम रिकॉर्ड करते हैं तब। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो ये जैसे और बीच में जैसे हम यहाँ पे चीजों को एनालाइज करते हैं तो बीच में आपके भी टेस्ट होते रहते हैं। तो आप मान लो कि आज 11th में आ गए, ठीक है, आज आप 11th में हो, 11th आपकी पूरी एक साल की जर्नी चलेगी। एक साल की जर्नी में आपके कई सारे टेस्ट होंगे। ठीक है, स्कूल में, ट्यूशंस में काफी सारे टेस्ट आपके लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, अपने आप को कैसे मेजर कर पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी सही डायरेक्शन में है या नहीं है। जब आप अपना टेस्ट लोगे तभी जान पाओगे। तो बीच बीच में आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। ठीक है, आपके टेस्ट कंडक्ट होते रहेंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको, और जब फाइनल एग्जाम दो तब तक आप अच्छे से मजबूत बन सको। तो यही बिजनेस में भी होता है, बिजनेस में भी टाइम टू टाइम चीजें चेक होती रहती हैं। ठीक है, डेली ट्रांजेक्शन डेली बिजनेस को एनालाइज किया जाता है कि हम बिजनेस में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से ऐसे रियल लाइफ में भी होता है, ऐसे बिजनेस के अंदर भी होता है। और लास्ट में ताकि हम अपने बिजनेस को, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हमें दिखता है कि हाँ नहीं हम बिजनेस में सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे, तो उन चीजों को हम दूर करते हैं और बिजनेस को उसी डायरेक्शन पे लेने की कोशिश करते हैं जिस डायरेक्शन में हम बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसे अचीव कर सके। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आप 11th में हो, 11th क्लास में हो, आपके मार्क्स कम आए तो आप ये एनालाइज करोगे कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, क्यों वीक हूँ, किस चीज का मुझे ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए मुझे, कैसे मुझे स्टडी करनी है, कितनी स्टडी करनी है, आप एनालाइज करोगे ना यहाँ पर। जब आप अच्छे से अपने आप को, मुझे स्पीड अच्छी रखनी है, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, राइटिंग अच्छी रखनी है, ये सारी चीजें आप एनालाइज करोगे कब, जब आप स्टार्टिंग से टेस्ट देते रहोगे, अपने आप को जज करते रहोगे, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहोगे, अपने रिजल्ट को देखते रहोगे। अभी मार्क्स जितने भी आ रहे मैटर नहीं करना, बस अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। लास्ट में अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लोगे कि जब एग्जाम देने जाओगे तो अच्छे से एग्जाम देकर आओगे, जितनी भी कमियां थी वो पहले ही दूर कर लोगे और फाइनल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आओगे। तो यही चीज अकाउंटिंग के अंदर भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली, हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स डेली होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स है, वो हमने रिकॉर्ड कर ली, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, रिकॉर्ड कर ली। लेकिन उन ट्रांजेक्शन से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कैलकुलेट करना। ठीक है, एक बार रीड करते हैं। Determining profit or loss. This is the second objective of accounting. Another objective of accounting is to determine whether during the accounting period the firm has earned profit or has incurred loss. उस फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये हम चेक करते हैं। मतलब आपके बिजनेस को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये आप चेक करते हैं अकाउंटिंग पीरियड में। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो उसे हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट बोल लो उसे, या हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखो कि दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, इनकम से ही पता लग रहा है कि उससे हमें इनकम होगी या लॉस होगा, ये पता लगेगा। या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इस प्रिपेयर्ड revenues resulting from the transactions of the period are transfer in the credit and expenses are transfer in the debit। तो डेबिट और क्रेडिट भी सीखेंगे। कोई भी इनकम हमारी हो रही है वो हमें फायदा है, और फायदा हमारा क्रेडिट होता है, और जो भी हमें नुकसान हो रहा है, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, वो हमारे डेबिट होता है।
अगर जो हमारा फायदा है, जिसे हम रेवेन्यू बोल रहे हैं, मतलब जिसे हम इनकम बोल रहे हैं, जिसे हम रेवेन्यू बोल रहे हैं, जो भी हमारा फायदा है, ठीक है, और जो हमारे लॉसेस है उन्हें हम डेबिट बोल रहे हैं। अगर हमारा फायदा, ठीक है, हमारे नुकसान से ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस डेबिट से ज्यादा है तो हमें फायदा हो गया, अगर हमारा डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो हमें नुकसान हो गया, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन दी टू साइड इज इधर प्रॉफिट और लॉस, या तो दोनों साइड में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो एक्सपेंस हमारे इनकम से या रेवेन्यू से ज्यादा होंगे, या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा होगा, या हम, ठीक है, मतलब हमारा क्रेडिट या तो डेबिट से ज्यादा होगा या तो हमारा डेबिट क्रेडिट से ज्यादा होगा, यही डिफरेंस निकल कर आएगा। और हो सकता है दोनों इक्वल हो, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये भी आप जानना चाहेंगे कि लास्ट में आपने बिजनेस किया, ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया। दूसरा होता है कि पोजीशन को डिटरमाइन करना, आपकी बिजनेस की पोजीशन। बिजनेस की पोजीशन किससे पता लगती है? बैलेंस शीट से पता लगती है, ठीक है, बैलेंस शीट से पता लगती है बिजनेस की पोजीशन। अब ये बैलेंस शीट क्या होती है, एक बार इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। बिजनेस की पोजीशन, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए कैश से, ठीक है, 1 लाख रुपए कैश दिया था, आपने मशीन ली थी ताकि आप प्रोडक्शन कर सके, मशीन की कीमत थी 10 लाख रुपए, ठीक है, मशीन की कीमत कितनी थी? 10 लाख रुपए मशीन की कीमत थी। आप पे स्टॉक था, मतलब जिसमें आप व्यापार कर रहे थे, वो चीज जिसमें आप मतलब पेन का बिजनेस कर रहे थे, आपका स्टॉक पड़ा हुआ था, 5 लाख का स्टॉक था आपके पास, ठीक है, 5 लाख का स्टॉक था आपके पास। आपके पास क्रेडिटर, आपने उधार ले रखा था, लोन लिया था आपने, ठीक है, आपने लोन लिया था, कितने का? 5 लाख का लोन ले रखा था। ये आपने एक स्टार्टिंग की थी, ठीक है, बिजनेस की। पूरे साल बिजनेस करा होगा, ठीक है, कुछ पैसा गया होगा, कहीं से पैसा आया होगा, कुछ सेल किया होगा, कुछ उधारी की होगी, बहुत सारी चीजें की। ये आपका स्टार्टिंग का बैलेंस था, बैलेंस। तो एक शीट, मतलब एक अकाउंट जिसमें आपको सारे बैलेंस दिख जाए कि अब हमारे पास किन किन चीजों का कितना कितना बैलेंस है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी कितनी हमारे पास बैलेंस में बची है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। और जो चीज हमारा बैलेंस बता रही है तो मतलब हमारा पोजीशन बता रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, आपके पास क्या क्या है? घर आपका खुद का है, ठीक है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक साइकिल मतलब कार है, बाइसाइकिल है मतलब मोटरसाइकिल है, घर है, ठीक है। तो मतलब ये आपकी संपत्ति है, आपकी खुद की, मतलब इतना बैलेंस है आपके पास। ये आपकी पोजीशन बता रही है कि हाँ, आपकी पोजीशन अच्छी खासी है, जिसे हम एक बोल सकते हैं हैसियत अच्छी खासी है। लेकिन अगर हम वहीं पर बोले कि आपने, ठीक है, घर आपका है बट आपने लोन भी ले रखा है घर को लेने के लिए, गाड़ी आपकी, आपने उस पर भी लोन ले रखा है, आपने बाहर से बहुत सारी उधारी कर रखी है। तो एक तरफ संपत्ति आप पे इतनी सारी है बट आपने लोन भी बहुत सारा ले रखा है। तो एक तरफ देखिए पोजीशन आपकी, एक तरफ का देखिए तो आपके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट उधारी भी है। तो आपकी परफॉर्म मतलब आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ उधारी में है। तो पोजीशन कहां से पता लगती है? बैलेंस शीट से पता लगती है। ये आपकी स्टार्टिंग की बैलेंस शीट थी कि आपके पास इतना सब कुछ आपने शुरुआत की, ठीक है, लोन लिया, लास्ट में जब पूरा साल अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में यहां से स्टार्टिंग की थी तो ये सब कुछ था। और जब लास्ट में गए तो मान लो कि आपके पास कैश, कुछ आपने सेल किया होगा, कुछ आपने खरीदा होगा, खरीद के बेच के जो भी कैश बचा हुआ लास्ट में आपके पास कैश आ गया, मान लो कि 2 लाख रुपए कैश लास्ट में बचा, ठीक है, उधार खरीदा 10 लाख, 2 लाख रुपए कैश आ गया, मतलब 1 लाख और कैश बढ़ गया आपके पास। मशीन थी आपके पास, ठीक है, मशीन थी। तो मशीन क्या हुआ कि एक साल में आपकी मशीन आपने यूज की, प्रोडक्शन करा। अब ये तो है नहीं कि मशीन की वैल्यू 10 लाख ही रह जाएगी, मान लो कि 1 लाख की मशीन कम हो गई, 9 लाख की मशीन बची आपके पास, ठीक है। आपके स्टॉक 5 लाख का था, आपने स्टॉक सेल कर दिया, अब आपके पास मंथ के लास्ट में 1 लाख का स्टॉक बचा, ठीक है। आपने किसी से उधार मान लिया था तो आपकी उधारी मतलब क्रेडिटर खड़े हो गए, आपके 50,000 के आपने उधार मान कर, किसी को आपने उधार फेंका था तो उसे बोलते हैं डेटर, जिसको आपने उधार दिया था। तो मान लो 20,000 के डेटर आपके पास खड़े हो गए, ठीक है। लोन, आपने लोन ले रखा था जिसमें से आपने 1 लाख लोन दे दिया, अब 4 लाख लोन बचा, तो ये आपका बैलेंस बता, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट, कि जो आपकी पोजीशन बता रही है कि आपके पास कैश इतना पड़ा हुआ है, मशीन इतने की पड़ी हुई है, स्टॉक इतने का पड़ा हुआ है, उधारी आपके पास इतनी है, लोन की उधारी इतनी है, आपको किसी और से पैसा इतना लेना है। तो ये सब कुछ क्या बता रहा है कि बैलेंस से पता लग रहा है, तो इसे बोलते हैं बैलेंस शीट। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि डिटरमाइन द पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। Another objective of accounting is to determine financial position. It is known from the balance sheet, which shows value of the assets on the one side and liabilities on the other side.
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज रिलेवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपको किसी के बिजनेस का पैसा, यहाँ पे बोला ना कि रिलेवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स कौन होता है? वो यूजर्स जिन्हें जरूरत पड़ती है इन इंफॉर्मेशन की। कौन से यूजर्स? मान लो कि आप हो, आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है, और एक बैंक है, और बैंक से मतलब मेरा बिजनेस है, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो, तो आप आंख बंद के पैसा तो लगाओगे नहीं, आप देखोगे मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, मैं प्रॉफिट अच्छा करता हूँ ना करता हूँ, या मेरी पोजीशन कैसी है, मतलब मेरी खुद की एसेट कितनी है, मेरे को उधारी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें कहां से पता लगती है? बैलेंस शीट से। और मुझे खुद अगर लोन चाहिए बैंक से, तो मेरे बैंक मुझे ऐसे तो लोन दे नहीं देगा, वो सबसे पहले मेरी परफॉर्मेंस देखेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब मेरे में प्रॉफिट कितना, मतलब मैं प्रॉफिट कितना करता हूँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखेगा। बैलेंस शीट से क्या देखेगा? वो बैलेंस शीट से देखेगा कि मेरी खुद की, मतलब मेरे पे और उधारी कम है ना, उधारी मेरे खुद का पैसा लगाना है बिजनेस में, वो बैलेंस शीट से पता लगेगा। तो ये बोला ना इसने कि financial position of the business is a relevant for the users of the financial statement as is the income statement, that is the profit and loss account भी बोल सकते हो उसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब एक ही होता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे। कंपनी के नाम पे हम कुछ और बोलते हैं, पार्टनरशिप में इन्हें कुछ और बोलते हैं, तो हम सीखेंगे इसे। ठीक है, बट ये समझ में आ गया आपको? ओके, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। ओके, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट देख ली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लिया। तो बैलेंस शीट में जैसा भी वर्ड यूज करा इन्होंने कि बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एक एसेट्स मतलब संपत्ति, मतलब संपत्ति। ठीक है, एसेट्स मतलब संपत्ति कितनी है, कैश एक संपत्ति है, कैश संपत्ति है, मशीनरी था, स्टॉक था, डेटर था, ये सब क्या था हमारा। और लाइबिलिटीज बिजनेस की लाइबिलिटीज, उधारी बिजनेस की किस किस से उधारी है, कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, मालिक का पैसा भी बिजनेस के लिए उधारी हो गई। ठीक है, बिजनेस के लिए उधारी हो गई। ठीक है, बिजनेस के लिए उधारी हो गई। क्रेडिटर्स, लोन, ये सब कुछ क्या है? उधारी। तो ये उधारी ये कहां से पता लग रही है? बैलेंस शीट से लग रही है, पता लग रही है। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे पास कि बिजनेस के ऊपर उधारी का बर्डन कितना है, खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, बाहर से लिया हुआ पैसा कितना है। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट, जो हमें बैलेंस दिखाती है मंथ के एंड में। ठीक है, सॉरी ईयर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ओके, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को इससे क्या फायदा होगा? मैनेजमेंट मतलब आपका खुद का बिजनेस है। ठीक है, आप बिजनेस के ऑनर हैं। ठीक है, आपके साथ 4 लोग और जुड़े हुए हैं जो बिजनेस को देख रहे हैं। तो मैनेज कौन कर रहा है बिजनेस को आप मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपको कैसे पता लगेगा? हमारा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस सेट किया है, क्या उस ऑब्जेक्टिव में हमारा बिजनेस बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, ये हमें कहां से पता लगेगा? जब हम अकाउंटिंग करेंगे, मतलब जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स बनाएंगे, जब हमारे पास बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, जब ये सारी चीजें हम रेडी करके रखेंगे, तभी तो इनको पता लग पाएगा, आपको ऑनर को। और ये 4 लोग जो मिलके कर रहे हैं, ये मैनेजर भी हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, बिजनेस को देखने वाले ये लोग, तो इन्हें कैसे पता लगेगा? इन्हें यही तो पता लगेगा कि बिजनेस कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, जब डे टू डे ट्रांजेक्शन, हर दिन के ट्रांजेक्शन आपको बताई जाएगी, बिजनेस में कैसा बिजनेस चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, और बिजनेस में अच्छा सही डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, और बेटर डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हैं, बिजनेस कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, कैसे उसे सही कर सकते हैं, बिजनेस में क्या कमी आ रही है, क्या कमियां नहीं आ रही हैं, क्यों हमारा बिजनेस साइड, मतलब जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव कर रहा है, क्या उस डायरेक्शन में, उस ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में हमारा बिजनेस जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें कब पता लगेगी? जब हम डे टू डे हम चीजों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कहाँ से होगा? अकाउंटिंग से पता लगेगा। तो ये अनदर ऑब्जेक्टिव हो गया कि ये मैनेजमेंट को भी मदद करता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, the management often require financial information for decision making, effective control, budgeting and forecasting। आप डिसीजन ले पाएंगे, ओके, हमारा बिजनेस थोड़ा सा, मतलब जो हमने सोचा उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, मतलब जैसे आपका टेस्ट लिया गया,
तो आपको ये पता लग गया कि मेरे 25 में से 10 नंबर आए। आप ये देखोगे मेरी कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई, किस वजह से मेरे 25 में से 10 नंबर आए, मैं 25 में से 25 क्यों नहीं लेकर आ पाया, 22 भी आ सकते थे मेरे, क्यों नहीं आए। तो ये सारी चीजें आप एनालाइज करोगे और फिर उस चीज को इंप्रूव करोगे, कुछ डिसीजन लोगे कि इन चीजों में मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, अगर मैं ये चीज इंप्रूव करूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही क्या है, डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस में भी ऐसा हुआ, डेली कैसा हमारा बिजनेस जा रहा है, हम डिसीजन लेंगे। कब डिसीजन ले पाएंगे, जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग से मिलेगी। जब वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तब हम ये डिसीजन ले पाएंगे, ओके क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं है, ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कैसे हम बिजनेस को ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसका ऑब्जेक्टिव आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कहाँ कमियां आ रही हैं उनमें, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर पाएंगे जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल। ओके, जब आपको पता लग गया कि ठीक है अब चीजों को उसी तरीके से कंट्रोल करके चलोगे, ठीक है, वैसे ही मैनेज करोगे। ठीक है, तो इफेक्टिव कंट्रोल कर पाओगे चीजों को। बजट बनाना, फोरकास्ट करना कि कहाँ पर हमें कितना खर्चा करना है, पहले से एनालाइज करके रखना कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है, आने वाले समय में हमारा खर्चा कितना हो सकता है, तो उस चीजों के लिए बजट बनाना। ये कैसे पता लगता है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Accounting provide financial information to assist the management in discharging this function। तो ये सारी चीजों में किसको मैनेजमेंट को हेल्पफुल रहता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब और कौन सा ऑब्जेक्टिव है कि जो यूजर्स है, ठीक है, जो यूजर्स है उन्हें भी इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अकाउंटिंग यूजर्स। ठीक है, अकाउंटिंग यूजर्स मतलब अकाउंटिंग यूजर्स जैसे कि मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, दो तरह के यूजर्स है यहाँ पे हमारे पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरनल कौन से है, जो बिजनेस के अंदर के हैं, बिजनेस के बाहर के कौन से, जैसे बिजनेस के अंदर के कौन है, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एंड उसके अलावा ऑनर। ऑनर ये कौन है, ये बिजनेस के अंदर के लोग हैं, बिजनेस के अंदर के लोग। लेकिन बिजनेस के बाहर कौन आ रहा है, बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, क्रिएटर्स, यहाँ पे एम्प्लॉइज, सप्लायर्स। ठीक है, ये सब कौन है, ये बाहर के लोग हैं। ठीक है, ये सब सब लोग बाहर के लोग हैं। यूजर्स, इनको क्यों जरूरत है फाइनेंशियल चीजों की, क्यों आपके रिकॉर्ड जानने की जरूरत है, क्यों ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें इन्हें रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करना है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट और ऑनर को इसलिए जरूरत है क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, हम प्रॉफिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा, हमारे पास उधारी कितनी है, खुद का पैसा हमारे पास कितना है, हम प्रॉफिट कर क्यों नहीं कर, अगर कम है तो क्यों कम है, ज्यादा हो रहा है तो कहां से ज्यादा हो रहा है, कैसे और इसे इंक्रीज कर सकते हैं, कहां पे क्या क्या कमियां हैं, ये इन चीजों को इनको जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल यूजर, सप्लायर, जो आपको माल बेचता है, वो आपको माल क्यों दे, उसने देखा कि आप प्रॉफिट कर ही नहीं रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने देखा, तो आपको उधार में माल क्यों दे, क्यों माल दे, बैंक आपको क्यों लोन दे, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी तो बैंक लोन देगा। जब आपकी बैलेंस शीट देगा कि ठीक है आपका पैसा इसमें ज्यादा लगा हुआ है, उधारी आपके ऊपर कम है, तभी तो वो आपको क्या कहते हैं उधार देगा। सप्लायर तभी तो उधार देगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि टैक्स आप दें, पे करें गवर्नमेंट को, सही टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे टैक्स पे। इन्वेस्टर भी यही देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके बिजनेस में पैसा लगाना या नहीं लगाना। एम्प्लॉइज भी ये चाहता है कि आपके बिजनेस में काम करें या ना करें। ठीक है, कैसी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट अच्छा करती है, यहाँ पे स्टेबल लाइफ है या नहीं है, कल कंपनी बंद हो गई तो अच्छा से अच्छे से डेली हर साल प्रॉफिट, हर साल लॉस आ रहा है इस बिजनेस का, इस कंपनी, ये कंपनी हर साल लॉस में जा रही है, आने वाले समय में हो सकता है डूब जाए, तो अपनी अपने दूसरी कंपनी ज्वाइन करो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। Yet another objective of accounting is to provide accounting information to users, both internal and external, who analyze them according to their requirements। जैसे इनके requirements होगी वो वैसे एनालाइज करेंगे, पैसा लगाना है नहीं लगाना, उधार देना है नहीं देना, उधार में माल देना है कि नहीं देना, कंपनी के साथ काम करना है कि नहीं करना, हम ऑब्जेक्टिव की तरफ ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमारा जो प्रॉफिट है प्रॉफिट कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। हर कोई अपने तरीके से इन चीजों को एनालाइज करेगा।
प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ओ प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स अनदर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपको ये पता लग जाए कि आपकी संपत्ति कौन सी। मान लो कि ये आपको पता ही नहीं है कि ये बाइक आपकी है, तो आप उस उतना ध्यान रखोगे ही नहीं उस चीज पे, ठीक है। बट आपको पता ही है बाइक आपकी है, ठीक है। मान लो कि ये मशीन है कोई, ठीक है, ये मशीन है कोई, ये मशीन है, ठीक है। ये मशीन आपको पता ही नहीं कि ये मशीन आपकी है, प्रोडक्शन करते हो आप इस मशीन से, ये आपको पता ही नहीं है आपकी संपत्ति है, तो आपका ध्यान इतना रहेगा। बट आपको पता है कि आपकी संपत्ति ये आपकी मशीन है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये आपकी है, तो आप उस तरीके से इनका यूज करोगे, मतलब उतना उतना इफेक्टिव तरीके से यूज करोगे, उतना इनको यूटिलाइज करोगे। तो ये आपको पता भी तो रहना चाहिए कि आपकी बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स हैं, कौन कौन सी एसेट्स हैं आपकी, ये आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स है, ठीक है। तो जब आपको पता रहेगा इस तरह की मेरे पास एसेट्स है, मैं इन एसेट्स को ऐसे ऐसे यूज कर सकता हूँ, इन एसेट्स का मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, इन एसेट्स का मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, तो यूटिलाइज आप कैसे कैसे कर पाओगे जब आपको पता होगा आपके बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स है, ठीक है। तो ये अनदर ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे। ओके, सो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ठीक है, बिजनेस एसेट्स। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन बाय द बिजनेस, जो बिजनेस की मतलब एसेट्स है उनका। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स, अकाउंटिंग में एसेट्स का रिकॉर्ड बनाते हैं जो कि बिजनेस ओन करता है, which enables the business management to exercise control and protect them। तो अकॉर्डिंगली आपको पता लग गया कि आपकी एसेट्स कौन सी है, तो आप उसी तरीके से उन्हें कंट्रोल करोगे, उसी तरीके से उन्हें मैनेज करोगे, ठीक है, और उसी तरीके से आप उनको यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे, ठीक है गाइस। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ने में चीजें समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही हम डीप में जाके चीजों को समझेंगे, एक बार डीप में जाना है, बाकी फिर हमें याद करना है। ओके, तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। एंड टेक केयर ऑफ यू गाइस, बाय।